हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। मतलब मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किन किन टॉपिक को पढ़ते हैं। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल उनको डिस्कस किया था और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील की बात की थी, उसको हमने ड्रॉ किया था और डिफरेंट मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कंपेयर किया था। आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के इस 4th पार्ट में हम टेंशन एंड कंप्रेशन फेलियर की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिस्कस किया था, तब मैंने कहा था कि इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफरेंट फेलियर मोड्स की बात करते हैं। मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे बीम है वो बेंडिंग में फेल होता है या शेयर में फेल होता है, डीप बीम होता है तो। जो कॉलम होते हैं लॉन्ग कॉलम वो बकलिंग में फेल होते हैं। जो शाफ्ट होता है वो टॉर्शन में फेल होता है। स्प्रिंग्स जो होती हैं वो कंबाइंड इफेक्ट में फेल होती हैं, टॉर्शन के, बेंडिंग के, डायरेक्ट फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट के कारण फेल होती हैं। जो ट्रसेस होते हैं या फ्रेम्ड, जिसे आप पिन जॉइंटेड फ्रेम बोलते हैं, वो टेंशन या कंप्रेशन में फेल होते हैं। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट फेलियर मोड पॉसिबल है। तो आज हम टेंशन और कंप्रेशन में कोई भी मेंबर किस तरह से फेल होता है उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले टेंशन फेलियर की बात करते हैं। अब इस टेंशन फेलियर में हम 2 मटेरियल, मतलब डक्टाइल मटेरियल में किस तरह का फेलियर मिलेगा और ब्रिटल मटेरियल में किस तरह का फेलियर मिलेगा, दोनों की बात करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ केस 1 में, फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल इन टेंशन की बात कर रहा हूँ। और टेंशन में हम पहले डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे और फिर बाद में ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा कि दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड कप एंड कोन शेप फेलियर। मतलब डक्टाइल मटेरियल के लिए या डक्टाइल मेटल के लिए जो फेलियर होता है वो कप एंड कोन शेप का मिलता है। मतलब इस तरह का मिलता है फेलियर। क्लियर? क्यों मिलता है ऐसा वो देखिए। फॉर डक्टाइल मटेरियल shear strength is less than tensile strength which is less than or equal to compressive strength। इसका क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा कि डक्टाइल मटेरियल के लिए या डक्टाइल मेटल के लिए जो shear strength है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर होगी या कम होगी। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि shear strength is less than tensile strength and tensile strength is less than or equal to compressive strength। और इसी कारण से टेंसाइल टेस्ट में जो फेलियर ऑफ स्पेसिमेन होता है वो shear के कारण होता है, क्योंकि shear स्ट्रेंथ कम होती है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा इन टेंशन टेस्ट डक्टाइल मटेरियल फर्स्ट फेल इन shear देन इन फ्रैक्चर। मतलब जो फेलियर होता है वो मटेरियल के फ्लो के कारण होता है। मतलब जो shear होता है उसके कारण फेलियर होता है, shear के कारण फेलियर होता है। मतलब मटेरियल एक दूसरे के ऊपर स्लिप होता है, उसके कारण फेलियर होता है, ठीक है। और बाद में फ्रैक्चर के कारण। तो देखिए, उसका फेलियर जो होता है वो इस तरह का, मैंने कहा कप एंड कोन शेप है। और जो फ्रैक्चर प्लेन होता है वो 45 डिग्री पे होता है। देखिए यहाँ पे लिखा The failure surface is at 45 degree to the direction of loading। जो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग है, जिसे आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं, उससे 45 डिग्री पे होता है ये फ्रैक्चर प्लेन, ठीक। कप एंड कोन शेप का फ्रैक्चर होता है और जो फ्रैक्चर प्लेन होता है वो 45 डिग्री पे होता है। क्लियर? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस डक्टाइल मेटल के लिए या डक्टाइल मटेरियल के लिए मैंने कहा कि shear strength ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज 50 to 60% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। कि डक्टाइल मटेरियल के लिए जो shear strength होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ की 50 to 60% होती है और इसीलिए मैंने कहा कि जो फेलियर होगा वो shear में होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की, फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो देखिए, मैंने कहा फॉर ब्रिटल मटेरियल या मेटल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस देन shear स्ट्रेंथ। कि यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो shear स्ट्रेंथ से कम होती है, ये ध्यान रखिएगा, विच इज लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
यहाँ पे मैंने कहा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस देन शियर स्ट्रेंथ विच इज लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर कि टेंसाइल स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ से कम है और शियर स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम है। क्लियर, और इसीलिए इसका जो फेलियर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए हम यहाँ पे मैंने कहा कि इन ब्रिटल मेटल्स देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन एरिया, कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे कप एंड कोन शेप बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे नेकिंग होती है, यील्डिंग होती है और यील्डिंग के कारण नेकिंग होती है, लेकिन यहाँ पे नेकिंग नहीं होती। जो फ्रैक्चर प्लेन होता है वो रफ होता है और 90 डिग्री पे होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एंड फ्रैक्चर प्लेन इज रफ प्लेन एंड इट इज 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, कि जो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग है उससे 90 डिग्री पे होता है फ्रैक्चर प्लेन, और जो सरफेस होती है वो रफ होती है। क्लियर, तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो ब्रिटल फेलियर होता है वो सडन फेलियर होता है। इसमें तो क्या होता है कि आपको पता चलता है, क्योंकि कप एंड कोन शेप बन रहा है, और कप एंड कोन शेप बन रहा है मतलब नेकिंग होती है, और नेकिंग होती है तो हमें पता चलता है कि ये मटेरियल फेल होने वाला है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में एकदम से सडन फेलियर हो जाता है, यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि मटेरियल फेल होने वाला है, मतलब विदाउट वार्निंग फेल हो जाता है। क्लियर, अब हम कंप्रेशन फेलियर की बात करते हैं। तो देखिए कंप्रेशन फेलियर में भी हम दो केस डिस्कस करते हैं। पहला केस फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल और फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, इन कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन में जब हम बात करते हैं तो दो तरह के मेंबर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक, एक शॉर्ट कॉलम और एक लॉन्ग कॉलम। जो लॉन्ग कॉलम हैं वो उनका जो फेलियर मोड होता है वो बकलिंग होता है, मतलब लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होते हैं। क्लियर, वो प्योर कंप्रेशन में फेल नहीं होते। तो फिर जो लॉन्ग कॉलम का एनालिसिस है उसे हम एक दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे, कॉलम एंड स्ट्रट्स करके एक यूनिट है, उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग कॉलम में जो बकलिंग लोड कैलकुलेट किया जाता है वो यूलर्स एक थ्योरी है, उसके बेसिस पे किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, in the case of long column the failure is due to buckling and buckling load is calculated by Euler's theory। ठीक है, बकलिंग लोड को हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम यूलर्स थ्योरी यूज़ करके बकलिंग लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको पूरा डिटेल में मैं आपको दूसरे यूनिट में पढ़ाऊंगा। अभी हम शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है वो इंटायरली ड्यू टू कंप्रेशन फेल होता है। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट कॉलम की बात करते हैं कि शॉर्ट कॉलम मेंबर फेल्स ड्यू टू क्रशिंग which result in bulging and failure plane is at 90 degree to the direction of loading। क्लियर, कि जो शॉर्ट कॉलम होते हैं वो बल्जिंग में फेल होते, मतलब वो बल्ज कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब फोर्स अप्लाई किया P, तो फिर ये जो शॉर्ट कॉलम है ये इसका शेप किस तरह का हो गया, बल्जिंग शेप हो गया, मतलब ये ब्लैक जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया उस तरह का शेप हो जाएगा। और जो फेलियर प्लेन होगा वो 90 डिग्री पे होगा। ये देखिए फेलियर प्लेन है, ये फेलियर प्लेन और ये 90 डिग्री पे। क्लियर, मतलब शॉर्ट कॉलम में जो डक्टाइल मटेरियल का फेलियर होता है वो बल्जिंग शेप का होता है और फेलियर प्लेन 90 डिग्री पे मिलता है। अब ब्रिटल मटेरियल का फेलियर किस तरह का होता है कंप्रेशन में, तो देखिए मैंने कहा ब्रिटल मटेरियल या मेटल आर वीक इन shear, therefore in compression shear failure occurs first and failure plane is at 45 degree to the direction of loading। ठीक, इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनमें shear स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है लेकिन कंप्रेशन स्ट्रेंथ से कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा कि जो ब्रिटल मटेरियल हैं वीक इन shear, therefore in compression shear failure occurs first, कि कंप्रेशन में shear failure पहले होता है। क्यों? क्योंकि shear स्ट्रेंथ कम होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैंने कहा जब एक मेंबर शॉर्ट कॉलम के ऊपर जब आप लोड को अप्लाई करते हैं तो फिर जो फेलियर होता है वो 45 डिग्री पे होता है, मतलब फेलियर प्लेन जो होता है वो 45 डिग्री पे मिलता है। क्लियर, अब हम टाइप ऑफ लोडिंग की बात करते हैं। मैंने एक वीडियो में
टाइप ऑफ लोडिंग को और डिस्कस किया था, लेकिन उस वीडियो में हमने एनालिसिस में कौन से लोड यूज़ किए जाते हैं, मतलब यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिसे आप यूवीएल बोलते हैं, वो किस तरह से एक्ट करता है, मोमेंट किस तरह से एक्ट करता है, और फिर उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, मतलब उनको हम उनसे हम शेयर फोर्स वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसकी बात की थी। और साथ साथ मैंने आपको डिज़ाइन में कौन से लोड कंसीडर किए जाते हैं, जैसे डेड लोड है, लाइव लोड है, विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है, इनके बारे में डिटेल में समझा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम टाइप ऑफ लोड को कुछ अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। जैसे एक्शियल लोड क्या होता है, उस एक्शियल लोड के कारण स्ट्रेसेस किस तरह से डेवलप होती है क्रॉस सेक्शन में, शियर फोर्स कैसे आता है किसी भी सेक्शन के अंदर, और शियर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी क्रॉस सेक्शन में किस तरह का होता है, बेंडिंग मोमेंट किस तरह से जनरेट होते हैं किसी भी बीम के अंदर, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है, बेंडिंग मोमेंट और एक्शियल फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट के कारण स्ट्रेसेस किस तरह से डेवलप होती हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन में, उसको डिस्कस करेंगे। और टॉर्शनल मोमेंट जो होता है, जब हम किसी शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगाते हैं तो फिर उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके कारण किस तरह की स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं क्रॉस सेक्शन में, उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करता हूं और सबसे पहले एक्शियल लोड की बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट केस एक्शियल लोड, और मैंने लिखा कि दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टेंसाइल और ये कंप्रेसिव लोड, कि जो एक्शियल लोड होता है उसको मैं टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड में क्लासीफाई करता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और किस तरह से एक्ट करता है एक्शियल फोर्स या उसके कारण किस तरह की स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं उसको बताता हूँ। तो देखिए मैंने एक कैंटिलीवर बीम या कैंटिलीवर एक मेंबर कंसीडर किया, आप इसको बीम ले लीजिए या रॉड बोल दीजिए। अब इसके ऊपर मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब एक्शियल डायरेक्शन में एक फोर्स P अप्लाई करता हूँ तो फिर क्या इफेक्ट होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाया B और इसकी विड्थ है D, डेप्थ, क्लियर। जब यहाँ पे एक फोर्स P लगाओगे तो फिर उसके इक्वल एक रिएक्शन इंड्यूस होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस एंड A पे, फिक्स एंड पे, क्लियर। अब मैं किसी एक्स सेक्शन पे अगर स्ट्रेस की बात करूं कि वहाँ पे स्ट्रेस कितनी होगी, तो उसको हम समझते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो मैंने ए पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहाँ पे जो रिएक्शन लग रही है उसको मैंने पी बना दिया, और इस एक्स सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस होंगी उसको मैंने बोल दिया सिग्मा डी। सिग्मा डी मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस, क्लियर। इसका अगर 3 डायमेंशनल व्यू की अगर बात करूँ तो 3 डायमेंशनल व्यू कुछ इस तरह का दिखेगा, क्लियर। मैं आपको 3 डायमेंशनल व्यू में दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर इस पे मैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन मतलब सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 अप्लाई करूं, तो फिर देखिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो फिर सिग्मा डी की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो सिग्मा डी है ये किस सरफेस पे एक्ट कर रहा है, इस सरफेस पे, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो फोर्स हो जाएगा सिग्मा डी इंटू ए, और वो एक्ट कहाँ कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, क्लियर। और जो फोर्स P है वो टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट कर रहा है तो वो माइनस P हो गया, क्लियर। और इस इक्वेशन वैल्यूज को पुट किया, इज इक्वल टू 0 किया, तो सिग्मा D इज इक्वल टू जो आया वो आ गया P अपॉन A, क्लियर। मैंने यहाँ पे लिखा सिग्मा D इज इक्वल टू P बाय A, मतलब स्ट्रेसेस एट दिस क्रॉस सेक्शन या दिस एक्सिस जो स्ट्रेस होगी वो P अपॉन A होगी, क्लियर। और ये जो स्ट्रेस होगी ये थ्रू आउट द डेप्थ कांस्टेंट होगी, मतलब उस क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म होगी, क्लियर। कब, जब वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा हो और सेंट्रोइडल एक्सिस पे लग रहा हो। अगर ऊपर नीचे कहीं लग रहा होगा तो फिर कुछ अलग इफेक्ट होगा उसका, ठीक है, हो सकता है बेंडिंग इफेक्ट भी आए और फिर स्ट्रेसेस भी कुछ कम ज़्यादा होंगी, ठीक है। वो छोड़िए, अभी अपन बात करते हैं कि अगर वो फोर्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है और सेंट्रल एक्सिस पे लग रहा है तो फिर स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन एक्शियल लोडिंग लोड पासेस थ्रू सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस द स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेस विच आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शन, कि वो स्ट्रेसेस
यूनिफॉर्म होंगी कब? जब वो सेंट्रल एक्सिस पे लग रहा हो फोर्स। क्लियर? और यहाँ पे मैंने कहा कि ये क्रॉस सेक्शन को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? क्योंकि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी इसी तरह का होगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो थ्रू आउट द डेप्थ कांस्टेंट है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इसी तरह का होगा। क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे सिग्मा डी लिख दिया। क्लियर? और ये प्लस साइन इसलिए लिखा है क्योंकि टेंसाइल है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इस कारण से वहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी वो टेंसाइल होंगी। अगर ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा तो फिर यहाँ पे स्ट्रेसेस कंप्रेसिव हो जाएंगी, इसको मैं नेगेटिव बोल दूंगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं और शियर फोर्स किस तरह से इंड्यूस होता है, ये किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, उसकी ओर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा सेकंड जो टर्म है इसका वो शियर फोर्स की बात करते हैं। तो देखिए मैंने कहा ए ट्रांसवर्स फोर्स प्रोड्यूसेस टेंजेंशियल स्ट्रेसेस व्हिच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। अगर किसी एक बीम के ऊपर, ये कैंटिलीवर बीम है एक, और इस पर अगर आप एक फोर्स P अप्लाई करते हैं तो फिर किसी सेक्शन XX पे जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी वो किस तरह की होंगी उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फोर्स P लग रहा था, यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन फोर्स P लग रहा है, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स P लगता है उसके इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर? और आपसे उसी सेक्शन, जो सेक्शन यहाँ कंसीडर किया था वही सेक्शन यहाँ कंसीडर किया है। बस अब यहाँ पे ट्रांसवर्स फोर्स का क्या इफेक्ट होगा उसको समझते हैं। तो देखिए मैंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स चेंजेस फ्रॉम 0 एट द टॉप एंड बॉटम एंड मैक्सिमम एट इंटीरियर सेक्शन। ठीक है, इस केस में अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है तो जो शियर स्ट्रेस होगी वो सेंटर पे मैक्सिमम होगी, मतलब जो इसका सेंट्रल एक्सिस होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आई सेक्शन है या टी सेक्शन है या चैनल सेक्शन है, उनमें कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होते हैं, तो इसलिए मैंने इंटीरियर सेक्शंस लिख दिया। अब द वेरिएशन इज पैराबोलिक इन नेचर, कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पे शियर स्ट्रेस 0 है और जो सेंट्रल एक्सिस है वहाँ पे मैक्सिमम है, और इसीलिए शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा। क्लियर? अब वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी उसकी ओर बात करते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि XX सेक्शन पे अगर मुझे शियर स्ट्रेस चाहिए तो मैंने उसको 2 पार्ट में कट कर दिया और फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट लिखा। अब उधर फोर्स P लग रहा है तो यहाँ पे रिएक्शन भी P इंड्यूस हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इंड्यूस हुई थी, वहाँ पे वर्टिकल फोर्स लग रहा है तो वर्टिकल रिएक्शन इंड्यूस हो जाएगी। तो मैंने कहा वो फोर्स P, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन इंड्यूस हो गई P, तो ये P बना दी। ठीक है, अब अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो फिर फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी क्या होगा? अगर फोर्स P लग रहा है तो यहाँ पे भी फोर्स P इंड्यूस होगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। और यहाँ पे रिएक्शन अगर P है तो इधर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स P इंड्यूस होगा, मतलब एट क्रॉस सेक्शन XX जो शियर फोर्स होगा जिसे आप V बोल रहे हैं वो किसके बराबर होगा? इस फोर्स P के बराबर होगा। क्लियर? चलिए अब मुझे शियर फोर्स अगर मिल गया और फिर मुझे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। और शियर एरिया कितना? इसका क्रॉस सेक्शन। तो देखिए मैंने कहा कि टाउ, शियर स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं तो शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू होगा P अपॉन A। ठीक, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होगी। क्लियर? अब अगर 3 डायमेंशनल लोडिंग लग रही हो तो फिर क्या होगा? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इन केस ऑफ 3D लोडिंग, कि 3 डायमेंशनल बॉडी हो और 3D लोडिंग हो तो फिर क्या होगा? देखिए इन केस ऑफ 3D लोडिंग ऑन ए प्लेन देयर कैन बी 1 नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड 2 टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशनल बॉडी बनाई और इस पे 3 डायमेंशनल लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो Fx है ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है और Fy और Fz जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। क्लियर? और मैंने कहा ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर?
तो चलिए शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है क्रॉस सेक्शन में, शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है उसकी बात की। अब हम बेंडिंग मोमेंट के इफेक्ट को और समझते हैं। जब हम किसी मेंबर को बेंड करते हैं तो देखिए या तो आप इस तरह से बेंड करोगे या इस तरह से बेंड करोगे। अगर मान लीजिए मैं किसी मेंबर को इस तरह से बेंड करता हूँ तो क्या होगा, आपने मोमेंट इस तरह से अप्लाई किया तो फिर जो अपर फाइबर हैं उनके अंदर कंप्रेशन होगा और जो बॉटम फाइबर होंगे उनके अंदर टेंशन होगा। मतलब बेंडिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। क्लियर। और देखिए इसीलिए मैंने लिखा कि ड्यू टू बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस आर सेट अप विच एक्ट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। कि बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस होती हैं, मतलब टेंसाइल और कंप्रेसिव होती हैं, जो कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे ये बीम बनाया और इस बीम पे जब बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया, किस तरह का मोमेंट आपने लगाया, इस तरह का मोमेंट लगाया, तो फिर जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के कारण जो अपर लेयर है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इस तरह से दिखने लगेगी, और बॉटम लेयर के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस आएंगी, उस टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो बॉटम लेयर है वो कुछ इलोंगेट हो जाएगी, तो फिर उसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा। क्लियर। तो फिर टॉप लेयर में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है और बॉटम लेयर में मैक्सिमम टेंशन होता है। ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेंशन कम होता जाता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस कम होती जाती हैं, और टॉप लेयर से जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हैं वैसे वैसे कंप्रेसिव फोर्स कम होता जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कम होती जाती हैं। ठीक है। मतलब एक लेयर ऐसी मिलती है जहाँ पे ना तो टेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है, और वो लेयर ही न्यूट्रल लेयर कहलाती है। तो ये जो लेयर है ये न्यूट्रल लेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो टेंशन है और ना ही कंप्रेशन है। क्लियर। तो ये लेयर न्यूट्रल लेयर है, और जो न्यूट्रल लेयर क्रॉस सेक्शन में एक लाइन की तरह दिखेगी और वो लाइन ही न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। क्लियर। अगर ये इस तरह की एक बीम है और ये न्यूट्रल लेयर है, तो जब आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो ये लाइन दिखेगी और ये लाइन ही न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। क्लियर। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो मैंने कहा कि न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस 0 होगी और आउटर लेयर पे मैक्सिमम और कंप्रेसिव, और बॉटम लेयर पे मैक्सिमम टेंसाइल। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेंडिंग स्ट्रेसेस में वेरी फ्रॉम 0 एट द न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम एट द आउटर सरफेस। क्लियर। और लीनियर वेरिएशन होता है, और इनका जो वेरिएशन है वो लीनियर है। इधर मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पॉजिटिव है इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेसेस टेंसाइल है। क्लियर। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपने इस तरह से अप्लाई किया था। अगर बेंडिंग मोमेंट इस तरह से लगा दोगे तो फिर क्या होगा, तो मैं साइन कन्वेंशन की बात और करता हूँ। तो देखिए अगर किसी बीम के ऊपर या मेंबर के ऊपर आप इस तरह से मोमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर डिफ्लेक्टेड शेप जो होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक। तो ये जो मोमेंट है इसे आप बोलते हैं सैगिंग मोमेंट, और सैगिंग मोमेंट को आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्लियर। ये सैगिंग मोमेंट है और सैगिंग मोमेंट के कारण डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह का दिखेगा। और अगर एक मेंबर के ऊपर आपने इस तरह से मोमेंट लगा दिया, इस तरह से मोमेंट अगर लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो फिर उसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह का होगा, इस तरह से डिफ्लेक्टेड शेप होगा। तो हम बोलते हैं कि ये जो मोमेंट है ये हॉगिंग मोमेंट है, और हॉगिंग मोमेंट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो फिर जब हॉगिंग मोमेंट होगा तो टॉप लेयर के अंदर टेंशन हो जाएगा और बॉटम लेयर के अंदर कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस वहीं से पास होगा। क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ होती है उतनी स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ होगी अगर क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रल एक्सिस से अगर पास हो रहा है तो। ठीक है। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसलिए मैंने कहा कि जितनी स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर यहाँ है उतनी न्यूट्रल एक्सिस से नीचे सेम क्वांटिटी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर। अब एक चीज़ की बात और करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस को एक तरह से और डिफाइन किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, इन बेंडिंग द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन रोटेट्स अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस।
कि जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि ये ABCD क्रॉस सेक्शन है, ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है वो न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा इन वर्टिकल बेंडिंग रोटेशन ऑफ प्लेन इज अबाउट हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस, हैंस न्यूट्रल एक्सिस इज ZZ एक्सिस। कि ये जो ABCD प्लेन है, क्रॉस सेक्शन है, ये इस ZZ एक्सिस के अबाउट रोटेट हुआ, क्योंकि बेंडिंग इस तरह से हो रही थी, बेंडिंग मोमेंट जो आपने लगाया वो इस तरह का लगाया, तो फिर ये ZZ एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस होगा। क्लियर। अब अगर हॉरिजॉन्टल बेंडिंग हो, तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा इफ बेंडिंग इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो फिर क्या होगा, द क्रॉस सेक्शन ABCD विल बी रोटेट अबाउट वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस। वर्टिकल ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब YY एक्सिस, और अगर YY एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है प्लेन, तो फिर YY एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। मतलब इस केस में ये जो ABCD प्लेन है, अगर ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो YY एक्सिस है वो न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। क्लियर। तो चलिए, मैंने न्यूट्रल एक्सिस की बात की और बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सेक्शन में किस तरह का होता है उसकी बात की। अब बेंडिंग मोमेंट और डायरेक्ट लोड मतलब एक्सियल लोड, इन दोनों के इफेक्ट के कारण किस तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं क्रॉस सेक्शन में, उसको समझते हैं। कंबाइंड लोडिंग के केस में हम एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट दोनों अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी बात करते हैं। ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसको मैंने यहाँ बना दिया, उसका इनलार्ज व्यू है ये थोड़ा, ठीक है। इस पे डायरेक्ट फोर्स के कारण जो स्ट्रेस होगी वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगी, और टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसलिए टेंसाइल मतलब पॉजिटिव होगी, मैंने ये बना दिया। क्लियर। ये थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, और ये जो मोमेंट लग रहा है ये किस तरह का इफेक्ट देगा, ये सैगिंग इफेक्ट देगा, इस मेंबर को इस तरह से बेंड कर देगा ये, और सैगिंग इफेक्ट देगा इस कारण से न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेस होंगी। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर। अब कंबाइंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करोगे तो क्या होगा उसकी बात करता हूँ। तो अब हमें 3 केसेस मिलेंगे, वो 3 केसेस कौन कौन से होंगे उसकी बात करता हूँ। तो देखिए, मैंने जब इन दोनों को ऐड किया और अगर सिग्मा D इज ग्रेटर देन सिग्मा B हो, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू अगर बेंडिंग स्ट्रेस से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसमें से कंप्रेसिव स्ट्रेस माइनस हो जाएगी, तो फिर जो रिमेनिंग टेंसाइल स्ट्रेस बचेगी वो ये आ गई। क्लियर। मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में कहीं पर भी कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं है, ये थ्रू आउट द डेप्थ टेंसाइल स्ट्रेस ही है। क्लियर। अगर सिग्मा D और सिग्मा B बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का समीशन यहाँ हो गया, मतलब मैंने 2 सिग्मा D बोल दिया इसको, और जो टॉप फाइबर है उस पे ये सिग्मा D और सिग्मा B बराबर हो गए, मतलब स्ट्रेसेस जो है वो 0 हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पास होगा। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जहाँ पे स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से पास होगा। अब एक थर्ड केस की बात करता हूँ कि सिग्मा D इज लेस देन सिग्मा B हो, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा हो और डायरेक्ट स्ट्रेस कम हो। तो इधर बॉटम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों टेंसाइल हैं, ऐड हो जाएंगे, ये आ गया। लेकिन टॉप फाइबर में अब सिग्मा B ज़्यादा है, तो फिर जो डिफरेंस होगा वो सिग्मा B माइनस सिग्मा D होगा, मतलब अभी भी टॉप फाइबर्स में कंप्रेशन होगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस अभी सेंट्रल एक्सिस से पास नहीं हो रहा, वो कुछ ऊपर शिफ्ट हो गया। क्लियर। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है। क्लियर। तो ये 3 केसेस मैंने डिस्कस किए। अब कुछ इससे पॉइंट्स समझते हैं, इस पे बेस्ड में कुछ आपको 1-2 ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। इस केस में ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पास होगा सेक्शन के बाहर, क्योंकि आप अगर इसको मतलब इसका डॉटेड लाइन से आपको इसको न्यूट्रल एक्सिस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ 0 होंगी या स्ट्रेन जो है वो इस पॉइंट पे 0 होगी। क्लियर। तो न्यूट्रल एक्सिस आउटसाइड द सेक्शन हो जाएगा। क्लियर।
देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सिंस न्यूट्रल एक्सेस पासेस थ्रू द पॉइंट हैविंग जीरो स्ट्रेस और स्ट्रेन, कि न्यूट्रल एक्सेस हम उसको बोलते हैं जहाँ पे स्ट्रेस या स्ट्रेन की वैल्यू जीरो हो। बट अब क्या होगा, देयरफॉर द स्टेटमेंट न्यूट्रल एक्सेस पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सेस इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, फॉर प्योर बेंडिंग, कि जब प्योर बेंडिंग होगा तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर कंबाइंड इफेक्ट होगा डायरेक्ट स्ट्रेस या डायरेक्ट लोड और बेंडिंग का, तो फिर क्या होगा, एंड नॉट फॉर कंबाइंड लोडिंग, कि कंबाइंड लोडिंग के केस में न्यूट्रल एक्सेस सेंट्रल एक्सेस से पास नहीं होगा। मैंने अभी आपको इन 3 केस में बताया। तो देखिए मैंने ऊपर एक पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। इन प्योर इलास्टिक बेंडिंग न्यूट्रल एक्सेस पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सेस, बट अंडर कंबाइंड लोडिंग न्यूट्रल एक्सेस विल शिफ्ट इट्स पोजिशन, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। अब वो कहाँ होगी, विच में लाई इनसाइड और आउटसाइड द क्रॉस सेक्शन, इनसाइड द क्रॉस सेक्शन और आउटसाइड द क्रॉस सेक्शन, या सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में सरफेस पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कितनी है और उनका नेचर क्या है। क्योंकि देखिए अगर ये बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में लग जाता, मतलब हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हो जाता, तो फिर यहाँ पे स्ट्रेस टेंसाइल हो जाती, यहाँ पे कंप्रेसिव हो जाती। क्लियर, तो फिर उसका न्यूट्रल एक्सेस जो है, इसका न्यूट्रल एक्सेस यहाँ से पास हो जाता, इस केस में न्यूट्रल एक्सेस यहाँ से पास होता और इस केस में न्यूट्रल एक्सेस कहीं यहाँ आ जाता। ठीक है, तो चलिए मैंने अब आपको कंबाइंड इफेक्ट की बात की। इस कंबाइंड इफेक्ट में एक थर्ड पॉइंट को और डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ प्लास्टिक बेंडिंग ऑल्सो न्यूट्रल एक्सेस में नॉट पासिस थ्रू सेंट्रल एक्सेस, कि प्लास्टिक बेंडिंग के केस में न्यूट्रल एक्सेस जो है वो सेंट्रल एक्सेस से पास नहीं होता। ठीक, ये प्लास्टिक बेंडिंग क्या होती है इसको स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ा जाता है, लेकिन अभी तक याद रखिएगा कि जो प्लास्टिक बेंडिंग के केस में न्यूट्रल एक्सेस जो है वो सेंट्रल एक्सेस से पास नहीं होता, वो इक्वल एरिया एक्सेस के थ्रू पास होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इन प्लास्टिक बेंडिंग न्यूट्रल एक्सेस पासेस थ्रू इक्वल एरिया एक्सेस। ठीक है, लेकिन जो सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं जैसे कि सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, इनमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एक्सेस होता है और न्यूट्रल जो इक्वल एरिया एक्सेस होता है वो कोइंसाइड कर जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन सच एज सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इक्वल एरिया एक्सेस में कोइंसाइड विथ सेंट्रल एक्सेस। क्लियर, अब एक टॉर्सनल लोड की बात और करते हैं कि जब किसी शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगता है तो किस तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनको और डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉर्सनल लोडिंग मैंने लिखा, इन टॉर्सनल मोमेंट द क्रॉस सेक्शन रोटेट्स अबाउट सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, कि ये अगर एक शाफ्ट है और इस पे एक टॉर्क टी आपने अप्लाई किया तो फिर इस एक्सेस के अबाउट ये जो शाफ्ट है ये ट्विस्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए, अंडर प्योर टॉर्शन देयर इज नो चेंज इन लेंथ और डायमीटर, कि प्योर टॉर्शन के कारण डायमीटर में और लेंथ में चेंज नहीं होता। ठीक है, हैंस नॉर्मल स्ट्रेसेस आर जीरो। जब डायमीटर चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज नहीं हो रही, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, मतलब टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस जीरो होंगी, क्योंकि यही स्ट्रेसेस उसके साइज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर, तो देखिए आगे देखिए, बट शेयर स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रही, नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो हैं लेकिन शेयर स्ट्रेस डेवलप होंगी। ठीक है, और वो कितनी होंगी, विच वेरी लीनियरली फ्रॉम जीरो एट द पोलर एक्सेस, पोलर एक्सेस मतलब ये वाला जिसे आप सेंट्रोइडल एक्सेस बोलते हैं, वहाँ पे जीरो होगी टू मैक्सिमम एट द सरफेस, कि यहाँ पे जीरो होंगी और मैक्सिमम होगी सरफेस पे, कि जो शाफ्ट होता है उसके शाफ्ट के सरफेस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस होती हैं, और जो उसका सेंट्रोइडल एक्सेस है जिसे आप पोलर एक्सेस भी बोलते हैं, वहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी। ठीक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। अब अगर मुझे किसी लेयर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे तो मैक्सिमम है, उधर मैक्सिमम है, लेकिन अगर किसी दूसरे
डिस्टेंस पे, मतलब दूसरे रेडियस पे, यहाँ पे कहीं अगर स्ट्रेस चाहिए तो वो कैसे मिलेगी उसको भी बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ये शाफ्ट बनाया, इस पे ये टॉर्क टी लग रहा है, इसका जो ये वाला एक्सेस है जिसे आप पोलर एक्सेस बोलते हैं, इसे मैंने आई एक्स एक्स बोल दिया। क्लियर। और बाय परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम हम ये जानते हैं कि आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई प्लस आई जेड जेड होता है। अब तो पोलर एक्सेस जिसे आप आई पी बोल रहे हैं या आई एक्स एक्स बोल रहे हैं वो हो जाएगा 2 आई वाई वाई, क्योंकि ये आई जेड जेड और आई वाई वाई दोनों इक्वल है, तो मैंने इसको आई वाई वाई लिख दिया। और एक सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस होता है पाई बाय 64 डी रेज़्ड पावर 4, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू हो गई पाई डी रेज़्ड पावर 4 बाय 32। मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसकी वैल्यू है पाई डी रेज़्ड पावर 4 बाय 32। क्लियर। अब मुझे अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया और हमें जो टॉर्क है वो पता है कि किस टॉर्क के करस्पॉन्डिंग मुझे स्ट्रेस देखना है, तो फिर स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा टी अपॉन आई पी इंटू आर, मतलब जिस भी डिस्टेंस पे आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उस लेयर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।